Hello, welcome you all in my economic classes. This is Sumitra Sahu here. आज हम नकदी शेष कैम्ब्रिज सिद्धांत या समीकरण की चर्चा करेंगे द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। पिछली क्लास में हमने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के विकल्प के रूप में मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, केन्स नामक कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री ने नकदी से सिद्धांत दिया, कैश बैलेंस थ्योरी। मूल्य सिद्धांत की भांति उन्होंने मुद्रा के मूल्य के निर्धारण को पूर्ति और मांग की शब्दावली में वर्णन किया। ठीक है, मूल्य सिद्धांत या प्राइस सिद्धांत की बात जब हम करते हैं, किसी भी वस्तु की जब हम प्राइस का डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, कीमत के निर्धारण की बात करते हैं, तो हम किन दो फैक्टर्स से डिटर्मिनेशन करते हैं या उनको निर्धारित करते हैं? उसकी मांग और पूर्ति से। मांग और पूर्ति ये इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सल लॉ ही है, समझ लो। किसी भी वस्तु की प्राइस के बारे में पता करना है तो हमें दो फैक्टर्स को देखना ही पड़ेगा। भाई उसके मांग को कौन से फैक्टर निर्धारित कर रहे हैं और उसकी पूर्ति को, वही उसकी प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक वही बात इन्होंने भी ली। यदि मुद्रा के मूल्य या कीमत के मूल्य सिद्धांत के बारे में बात करनी है तो हमें उसके भी क्या करना पड़ेगा? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। इस संबंध में रॉबर्टसन ने लिखा, मुद्रा तो अनेक आर्थिक वस्तुओं में से केवल एक वस्तु ही है। मुद्रा को इन्होंने क्या माना? एक वस्तु ही माना है। मनी इज ऑल्सो ए गुड। प्रमुख रूप से इनके मूल्य का निर्धारण ठीक वही दो साधन करते हैं। कौन से दो साधन? बोलो। मांग की स्थितियाँ, उपलब्ध मात्रा मतलब पूर्ति। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से ही सबकी प्राइस डिटरमाइन होती है। मुद्रा की पूर्ति को किसी निश्चित समय पर बैंकिंग प्रणाली बहिर्जात रूप से निर्धारित करती है। जैसे फिशर ने माना था, जो मनी सप्लाई है इस एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड, बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित हो रही है। ठीक है, आरबीआई सरकार जो भी निर्धारित कर रही है, जो भी मान्य संस्था है वो। इसलिए नगदी शेष सिद्धांत में चलन वेग की धारणा रद्द कर दी उन्होंने। जो वेलोसिटी का कंसेप्ट जो दिया था फिशर ने, वो इन्होंने हटा दिया, क्योंकि इससे इसके पीछे लोगों की नीति उद्देश्य निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको मापना इतना आसान नहीं है, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। दूसरी ओर मुद्रा की मांग विषयक धारणा मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने में प्रमुख कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा। फिशर जो थे वो मुद्रा की पूर्ति पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मुद्रा की मात्रा पर ज़्यादा फोकस किया था, क्वांटिटी ऑफ मनी पे। जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री किस पे? मुद्रा की मांग विषयक धारणा के आधार पर मुद्रा के मूल्य के निर्धारण को महत्वपूर्ण माना है। मुद्रा की मांग का मतलब है सौदों के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए और ऐसे उद्देश्यों से नकदी शेष रखने की मांग। ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मुद्रा की मांग का मतलब इन्होंने क्या समझा है? लोग मुद्रा की मांग क्यों कर रहे हैं? लोग ट्रांजैक्शंस के लिए और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, जैसे केन्स ने बताया था बाद में, डे टू डे ट्रांजैक्शन लेन देन करने के लिए और एहतियाती यानी सतर्कता के लिए, आगे यदि कुछ भी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ सिक्योर रखते हैं ना अपने पास पैसे। तो लोग जो अपने पास जमा करके रख रहे हैं उसको मुद्रा की मांग कहा है। बजाय जैसे फिशर ने बोला है कि मुद्रा की मांग क्या है? जो लेन देन के लिए यूज़ में हो रही है। मुद्रा का एक ही माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का एक ही फंक्शन है कि वो लेन देन के रूप में काम में आती है लोगों के। लेकिन कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र ने बोला कि मुद्रा की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि उसको ट्रांजिशन करने के लिए या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं। तो मुद्रा की मांग का मतलब क्या है? मतलब है सौदों के लिए, इसको अंडरलाइन करना, सौदों के लिए और ऐसे उद्देश्यों के लिए इससे नगदी शेष रखने की मांग। मुद्रा को नगद रूप में नगदी शेष अपने पास रखने की मांग। अपने पास यदि रख रहे हैं वो क्या है? मुद्रा की मांग है। यहाँ लेन देन के लिए नहीं, बार बार ध्यान रखो, मुद्रा को अपने पास रखने को मुद्रा की मांग कहा है। जैसे संचय के स्टोर ऑफ वैल्यू, मुद्रा को स्टोर करके अपने पास रख रहे हैं, वो क्या है? मुद्रा की मांग। ठीक है, इन्होंने बोला कि यदि एक के पास दूसरे में जा रहा है तो वो जस्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको अपन मांग नहीं बोल सकते हैं। लोग अपने पास कितना स्टोर करके रखने हैं फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव, फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, वो मुद्रा की मांग है। ठीक है, इस प्रकार
नगदी शेष सिद्धांत मुद्रा की मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता कि वो तो एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथों को दिया, तो वो मुद्रा की मांग नहीं है, वो तो जस्ट एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, जस्ट सर्कुलेशन है। मुद्रा को लोग कितना अपने पास रख रहे हैं स्टोर करके, वो एक्चुअली में मुद्रा की मांग है। जैसे वस्तुओं की मांग होती है तो हम वस्तुओं को खरीद के अपने पास रख लेते हैं, वैसे ही मुद्रा को भी एक वस्तु के रूप में माना है। और यदि लोग मुद्रा की कितनी मात्रा को अपने पास रख रहे हैं स्टोर करके, आप अपनी आय की कितनी मात्रा को अपने पास रख रहे हैं, एक्चुअल में वही मुद्रा की मांग है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार। ठीक है, किसने भी आगे ही माना था, इसमें भी है। इस प्रकार नकदी शेष सिद्धांत मुद्रा मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता, अपितु मूल्य का संचय मानता है। आप उसको कितना अपने पास संचय करके रख रहे हो। रॉबर्टसन ने इस अंतर को गतिशील मुद्रा और मनी सिटिंग कहकर पुकारा। देखो, जो फिशर ने बात की थी वो मनी ऑन विंग्स, गतिशील मुद्रा, बस इधर से उधर इधर से उधर घूम रही है। और इन्होंने एक गतिशील मुद्रा की बात करी जो एक जगह स्थिर हो गई अपने पास, वस्तु को हमने खरीद के अपने पास रख लिया। वैसे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों कैम्ब्रिज समीकरण में अगतिशील मुद्रा की मांग को प्रकट करते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज समीकरण बताते हैं किसी निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर, पूर्ति तो बहिर्जात पक्षों के कारण कारकों के द्वारा निर्धारित हो रही है, मुद्रा के मूल्य को, मुद्रा की पूर्ति की स्थिर होने पर जो मुद्रा के मूल्य को मेन फोकस किया, वैल्यू ऑफ मनी को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है। ये प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ मनी के निर्धारण की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी को कौन निर्धारण कर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, ये किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है कि नकदी शेष की मांग क्या है या मुद्रा की मांग कितनी है। ठीक है, जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी, सपोज मुद्रा की मांग बढ़ने का मतलब है लोग अपने पास अपनी आय का कितना भाग अपने पास संचय करके रख रहे हैं, तो लोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कम करेंगे। लोग जितना पैसा है, सपोज एक व्यक्ति की आय है 100 रुपये दिन की, अब वो 100 रुपये में से पहले 30 रुपये अपने पास रखता था, 70 रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहा था सामान वामान खरीदने में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो ये 30 रुपये में से 50 रुपये अपने पास रख ले, तो क्या होगा, ये खर्च कम कर रहा है। पहले 70 रुपये कर रहा था, अब घटकर 70 रुपये से क्या करेगा, 50 रुपये ही करेगा। तो मार्केट में क्या हुई, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्राइस कम होंगे। तो क्या है, मुद्रा की मांग जब बढ़ेगी, मुद्रा की मांग बढ़ने का मतलब है मनी डिमांड जब बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ने का यहाँ कैम्ब्रिज इक्वेशन में ध्यान रखिए, मनी डिमांड बढ़ने का मतलब है कि लोग पैसे को अपने पास रख रहे हैं स्टोर करके और खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है, मुद्रा की मांग बढ़ी, इसका मतलब है कि लोग जितनी आय थी उसका मैक्सिमम पार्ट अपने पास रख लिया और कम खर्च कर रहे हैं वस्तुओं सेवाओं पर। जब कम खर्च कर रहे हैं मतलब कम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही तो क्या होगा, कीमतें कम होगी, कीमतें कम होगी तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी विल बी इंक्रीज। ये इक्वेशन समझ आई होप सो आपको। जब क्या हुआ, मनी डिमांड बढ़ी, पहला पॉइंट, मनी डिमांड बढ़ने का मतलब है लोगों ने पैसा अपने पास ज़्यादा रखा और वस्तु सेवाओं पर कम खर्च किया, वस्तुओं सेवाओं की डिमांड कम हो गई। वस्तुओं सेवाओं की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें कम होगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होगी तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमने पहले भी देखा, यदि एक वस्तु की प्राइस 50 रुपये से घटकर 25 रुपये हो जाएगी तो क्या होगा, आप 100 रुपये में ही पहले जो 2 वस्तु खरीद पा रहे थे अब वो 4 खरीद पाओगे, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया ना। 100 रुपये में पहले जो आप 2 ही वस्तुएं खरीद पाते थे आज 4 खरीद पाओगे, तो वैल्यू बढ़ गई ना मुद्रा की, आपके 100 रुपये में आप ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहे हो पहले की तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझाऊँ आपको, वापस देख लो। जब मनी डिमांड बढ़ी, कहने का मतलब लोगों ने पैसा अपने पास ज़्यादा स्टोर करके रखा, स्टोर करके रखेंगे, 100 में से पहले 30 रख रहे थे 50 अपने पास रख लिए, तो अब कितना खर्च कर रहे हैं वो 50 रुपये कर रहे हैं, मतलब वस्तुओं सेवाओं की डिमांड कम कर रहे हैं। तो क्या होगा, डिमांड कम करने से मार्केट में जब मांग कम होगी वस्तु सेवाओं की तो क्या होगी, उनकी प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्या होगा, लोग पहले की तुलना में सस्ते में ही वो वस्तु खरीद पाएंगे, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी विल बी इंक्रीज। वैल्यू ऑफ मनी को 1/p भी नाम से दिया है। ठीक है, मार्शल
मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स ने कैम्ब्रिजीय समीकरणों पर आके विचार किया है, वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शलीय समीकरण की। ठीक है, मार्शल ने अपना सिद्धांत समीकरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, पहली बात। उसके अनुयायियों ने इस सिद्धांत की बीजगणितीय व्याख्या की। बाद में फ्रेडमैन ने मार्शल के मत का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे आ जाओ। समाज के हम ये मान लें कि कोई व्यक्ति जो राशि अपने पास रखना चाहता है, उस राशि का उस व्यक्ति की आय से कुछ संबंध है। ऑब्वियसली यदि कोई व्यक्ति अपने पास कुछ राशि रख रहा है, उसकी आय का ही कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा ना, तो आय से संबंध होगा ही, क्योंकि वही उस व्यक्ति के क्रय और विक्रय की मात्रा को निर्धारित करेगा। बिल्कुल सही बात है, जिसकी जितनी आय होगी उसी का वो परसेंटेज अपने पास रखेगा। फिर हम समाज के सभी मुद्रा धारकों के नकदी शेषों को जोड़ करते हैं और उस कुल योग को उनकी कुल आय के भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये। अब देखिए इसको बस देखो एक बार। हाँ, यदि हम मान लें कि कोई व्यक्ति जो राशि अपने पास रखना चाहता है, उस राशि का उस व्यक्ति की आय से कुछ संबंध है, मतलब जितनी व्यक्ति की आय है उसका कुछ भाग वो अपने पास रख रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही जितने भी मुद्रा धारक हैं उनके नकदी शेषों को जोड़ लेते हैं और उस कुल योग को उनको क्या करें, उनकी कुल आय के भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। मतलब जितनी टोटल इनकम है उनका कितना भाग वो अपने पास में रख रहे हैं, कितना परसेंटेज, 100 रुपये में से कितना परसेंट अपने पास रख रहे हैं। 30 रख रहे तो है ना, 30% वो अपने पास रख रहे थे और 70% खर्च कर रहे थे, तो कितना भाग वो अपने पास नगद रूप में रख रहे हैं। तो एक इक्वेशन हमें मिलती है, वो है M=KPY। M तो क्या है, मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त कर रही है जो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है। K क्या है, वास्तविक मौद्रिक आय का वह भिन्न जिसे लोग नकदी या मांग जमा कर रखना चाहते हैं। वास्तविक मौद्रिक आय P और Y क्या है, वास्तविक मौद्रिक आय। Y क्या है, वस्तुओं सेवाओं को यदि उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर दे तो एक मौद्रिक आय को बताएगी। मौद्रिक आय वास्तविक मौद्रिक आय का वह भाग, लोगों की मौद्रिक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास रखना चाह रहे हैं, यानी कि के क्या बता रहा है एक्चुअली में, मनी डिमांड को सूचित कर रहा है, और एम क्या है, मनी सप्लाई को। एम डी किसका हिस्सा है, वास्तविक आय का, वास्तविक मौद्रिक आय का वह भिन्न या वह प्रतिशत है जो लोग नगद रूप में अपने पास रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और वाई समाज के कुल वास्तविक, हाँ वाई यहाँ समाज के कुल वास्तविक आय है, और वाई पी से मल्टीप्लाई करें तो मौद्रिक आय को बता रहा है। इस प्रकार कीमत स्तर पी क्या हुआ, पी को हम इधर ले के आ जाए तो के वाई नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये M=K पी वाई। अब P को इधर ही रहने दे तो ये K और Y नीचे चला जाएगा, तो P क्या हो गया, M/KY। ठीक है, तो P और M का डायरेक्ट रिलेशन है, M बढ़ेगा, ये देखो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं P=M/KY है, तो ये दोनों, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेंगे तो ये घटेंगे। ठीक है, अब मुद्रा का मूल्य याद करना है तो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, 1/P। हमने पहले भी देखा मुद्रा का मूल्य क्या होगा, 1/P, और ये क्या होगा, KY ऊपर चला जाएगा, KY/M। मुद्रा के मूल्य क्या होगा, 1/P=KY/M। 1/P क्या है, यह मुद्रा का मूल्य। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी मार्शल की इक्वेशन। अब हम बात करते हैं पिगू के समीकरण की। पिगू ने क्या बताया है, पिगू ने भी सेम ऐसा ही एक समीकरण दिया है जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, M=KPY उन्होंने बोला है, तो इन्होंने बोला KPR, बस ये डिफरेंस है। अब ऐसे याद रख सकते हो, मार्शल ने क्या बोला है, KPY, पिगू ने बोला KPR, आगे और देख लेंगे अपन। तो P को इधर रखा और ये क्या होगा, M/KR, लेकिन पिगू ने इसको मुद्रा के मूल्य के रूप में परिभाषित किया, इसलिए KR ऊपर आया है और M नीचे आया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि कब ये P मुद्रा के मूल्य को सूचित कर रहा है और कब ये P वस्तु की कीमत को बता रहा है। तो जब ये M इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या है, ये मुद्रा के मूल्य को बता रहा है। जब सेम डायरेक्शन में हो,
दोनों ही ऊपर हैं, तो ये मुद्रा की कीमत को बता रहा है, यदि कब कन्फ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं इसको भी 1/p से बताइए। यहाँ पीगू ने पी का मतलब क्या लिया है, पी इज़ मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य, कीमत स्तर का जो उल्टा 1/p जो मार्शल ने लिया था, वहाँ यहाँ पीगू के इक्वेशन में पी का मतलब क्या है, मुद्रा के मूल्य से। के क्या है, वही कुल वास्तविक साधनों आय का वह अनुपात जिसे लोग वैध मुद्रा के दावों के रूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कुल मुद्रा का अनुपात जिसको, मतलब आय का वह अनुपात जिसे लोग नगद रूप में अपने पास रखना चाह रहे हैं, वो क्या है। आर क्या है यहाँ पे, कुल संसाधन या वास्तविक आय को बताया है आर, उसमें उन्होंने जो भी जोड़ा था वाई लिया था। यहाँ पे आर कुल वास्तविक संसाधन, वास्तविक आय का वह भाग, वास्तविक संसाधनों का वह भाग जिसे लोग अपने पास मुद्रा के रूप में रखना चाह रहे हैं। एम क्या है, वैद्य मुद्रा की वास्तविक आय की संख्या, मतलब एम मुद्रा की सप्लाई को बता रहा है, मुद्रा की पूर्ति को बता रहा है। आर वास्तविक आय को सूचित कर रहा है। के वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नगद के रूप में अपने पास रख रहे हैं। और पी क्या है, यहाँ मुद्रा का मूल्य। तो मुद्रा के मूल्य में और इसमें मुद्रा की मांग में, के में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब देख लो इसको कैसा रिलेशन होगा, जब मनी डिमांड बढ़ गई। मनी डिमांड करने का मतलब है कि लोगों ने मुद्रा को अपने पास संचय करके ज़्यादा रखा, पहले से ज़्यादा पैसा स्टोर करके रख रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होगी, प्राइसेस कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी पी बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पी है ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। पीक्यू के अनुसार मुद्रा की मांग के अंतर्गत केवल वैद्य मुद्रा है, नकदी ही नहीं आती, अपितु बैंक शेष भी आते हैं। पिगू ने अपनी इक्वेशन को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल किया कि बैंक शेष, बैंक बैलेंस, बैंक शेष को भी इसमें शामिल किया है। बैंक नोटों और बैंक शेषों को मुद्रा की मांग में सम्मिलित करने के लिए पिगू ने एक संशोधित समीकरण प्रस्तुत किया है। इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ क्या दिया है, P इक्वल टू KR/M, ब्रैकेट में C प्लस H 1 माइनस C। अब यहाँ एक एक को देखिए, यहाँ C क्या बता रहा है, C है नगदी का वह अनुपात है जिसे लोग कानूनी वैद्य मुद्रा, मतलब वैद्य मुद्रा मतलब लीगल टेंडर के रूप में अपने पास रखते हैं। जो कानूनी रूप से लीगली मनी है उसी फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। नगदी का मतलब कुल नगदी का वह अनुपात जिसे लोग अपने पास रख रहे हैं। लोगों द्वारा वैद्य मुद्रा एवं प्रत्येक सिक्कों के रूप में वास्तव में रखी गई कुल वास्तविक आय का अनुपात, वही बात है। सी क्या है, सी वास्तविक आय में से जो लोग सिक्कों के रूप में या वैद्य मुद्रा के रूप में अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, वो हो गया सी। 1 माइनस सी क्या हो गया, बैंक नोटों और बैंक शेषों का अनुपात है, मतलब वह आय का वह भाग जो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा हम अपने पास रखते हैं, कुछ पैसा आजकल बैंक में भी जमा करके रखते हैं। तो वह भाग जो हमने अपने पास रखा, 100 रुपये में से सपोज हमने 100 रुपये थे, उसमें से हमने 30 रुपये खुद के पास रखे, 20 रुपये बैंक में जमा करा दिए। ठीक है, तो इसलिए ये तो था सी, ये हो गया 1 माइनस सी। 1 माइनस सी, 1 क्या मतलब टोटल 100 रुपये थे, उसमें से आपने 30 रुपये माइनस कर दिए, तो क्या हो गया 20 रुपये। ये इसमें आगे बैंक नोट और बैंक शेषों का अनुपात, ये हो गया। एच क्या है, अब बैंक भी क्या करते हैं, हमने पहले भी देखा था, बैंक के पास भी जितनी जमाएँ आती हैं, सपोज़ 100 रुपये किसी बैंक में जमा हुए तो वो भी उसका कुछ परसेंट, सपोज 10% अपने पास स्टोर करके रखते हैं। सारा का सारा लोन में नहीं दे देते, उधार नहीं दे देते, उनको कुछ आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो वो अपने पास जो रख रहे हैं वो है एच। ठीक है, एच वास्तविक वैद्य मुद्रा का वह अनुपात है जिसे बैंकर अपने ग्राहकों द्वारा धारित नोटों और शेषों के मुकाबले रखते हैं, या इसको दूसरी भाषा में बोले, एच क्या है, कानूनी वैद्य मुद्रा का जमाओं से वह अनुपात है जिसे बैंक अपने पास रखते हैं। टोटल बैंकों की जितनी जमाएं हैं उन जमाओं का कुछ प्रतिशत बैंक जो अपने पास रखते हैं वो एच है, मतलब आज का आप CRR बोल सकते हो। ठीक है, सी क्या हो गया, लोग अपने पास रख रहे हैं।
वन माइनस सी क्या होगा, जो लोग बैंक में जमा करा रहे हैं। एच क्या हो गया, जो बैंक अपने पास रख रहे हैं कुल जमाओं में से, और बाकी जो बचा हुआ लोन में दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एच। क्लियर। अब क्या है, पिगो ने लक्ष्य किया कि जब समीकरण, ये एक उन्होंने इक्वेशन दिया P इजकल टू KR/M, इसमें उन्होंने K को, R को, C और H को स्थिरांक माना, ये सारे सबको कांस्टेंट माना। तो दोनों समीकरण आयताकार परिवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में एक एक लोच क्या यूनिटरी रखता है। अब ये क्या यूनिटरी लोच क्या होता है, अब इलास्टिसिटी आपने पढ़ी है। यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन, अब यहाँ हम यूनिटरी इलास्टिसिटी किस में बात कर रहे हैं, M और P में, है ना, M और P में। तो M में परसेंटेज चेंज जितना हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज P में हो रहा है, तो मतलब इक्वल। इसमें 1% का परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी 1% का परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी है दोनों में। ठीक है। अब M क्या है, मुद्रा की पूर्ति, और P क्या है, यहाँ मुद्रा का मूल्य। M में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना का उतना ही, M में प्रतिशत परिवर्तन से वैल्यू ऑफ मनी में प्रतिशत जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, इक्वल है। इसमें 1% बढ़ोतरी से इसमें 1% की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो इलास्टिसिटी की बात की है वो इक्वल है। जैसे फिशर ने बोला था कि 10% मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से 10% ही प्राइस में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पिगो ने बोला है कि यदि 10% सपोज मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, या 10% या मुद्रा की डिमांड में वृद्धि हो जाए, तो क्या होगा, मुद्रा की डिमांड बढ़ने से तो वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और मुद्रा की मात्रा बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ हमने क्या लिया है, मुद्रा की सप्लाई, मनी सप्लाई, मुद्रा क्वांटिटी ऑफ मनी आपने लोगे, क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ लोगे या वैल्यू ऑफ मनी लोगे। तो इसमें क्या होगा, ये DD1 हमने देखा है, मुद्रा का मांग वक्र है, डिमांड वक्र है। अब यह मुद्रा का मांग वक्र है जो QM1, Q2, M2, Q3, M3 मुद्रा की पूर्ति वक्र है। ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है, जो इस मान्यता पर खींचे गए कि किसी निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। ठीक है, ये किसी निश्चित समय की बात कर रहे हैं। हो सकता है एक समय पर ये मुद्रा की सप्लाई थी, फिर थोड़ा टाइम बढ़ के बाद में ये हो गई, फिर ये हो गई। ठीक है, मुद्रा के मूल्य और पिगो की मुद्रा की क्रय शक्ति P को अनुलंब अक्ष पर लिया गया है। ये वैल्यू ऑफ मनी, ये हमने इधर लिया। जब मुद्रा की पूर्ति OM1 से बढ़कर OM2 हो जाती है, तो मुद्रा का मूल्य OP1 से घटकर OP2 रह जाता है। अब यहाँ डायग्राम में देखो, जब मुद्रा की पूर्ति, हमने यहाँ मनी सप्लाई को लिया है। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति OM1 से बढ़कर OM2 हो जाती है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी P1 से घटकर P2 हो जाएगी, इतनी कम होकर इधर हो जाएगी। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में होने वाला P1 P2 पतन मतलब गिरावट, पूर्ति में होने वाली M1 M2 वृद्धि, ये बॉक्स, दिस बॉक्स इज इक्वल टू दिस बॉक्स, वापस दिस बॉक्स इज इक्वल टू दिस बॉक्स, दिस बॉक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पर इसके ठीक बराबर है, P1 में जो रिडक्शन है उसमें होने वाली वृद्धि के बराबर है। यदि मुद्रा की पूर्ति 3 गुना बढ़ाकर OM1 से OM3 कर दी जाए, तो मुद्रा का मूल्य भी ठीक एक तिहाई घटकर OP1 से OP3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर दे तो ये भी गिर कर इतनी हो जाएगी। दिस रिडक्शन इज इक्वल टू दिस, ये एरिया और ये एरिया क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब रेक्टेंगल हाइपरबोला की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके किसी भी बिंदु पे, वापस देखो, यूनिटरी इलास्टिसिटी या इकाई लोच का क्या मतलब होता है कि इस ग्राफ के जो आपका वक्र है, इसके किसी भी बिंदु के नीचे का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर होगा। ये एरिया इक्वल टू ये, किसी भी बिंदु पे आप नाप लो, उसको आप बोलोगे रेक्टेंगल हाइपरबोला या आयताकार अति परिवलय। ठीक है, इस प्रकार मुद्रा का मांग वक्र DD1
एक आयताकार अतिपरवलय है क्योंकि यह मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मुद्रा की पूर्ति के ठीक ठीक प्रति अनुपात में प्रदर्शित करता है, एग्जैक्ट अनुपात में बढ़ा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इकाई लोच को बता रहा है कि 1% की वृद्धि होने पर, यहाँ पर यदि इसमें 1% की वृद्धि हुई, इधर 1% की कमी हुई, इधर 2% की वृद्धि हुई, इधर 2% की कमी हुई, तो ठीक जितनी विद्यन इसमें वृद्धि हो रही है उतनी इसमें कमी हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला है, आयताकार अतिपरवलय। अब रॉबर्टसन के समीकरण की बात करते हैं। रॉबर्टसन और केन्स के समीकरण की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है, आप इसे देखिए।